हेलो एवरीवन। एक्टिव एग्ज़ाम 91 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ पीसीटी बायोलॉजी के मॉडल पेपर 4 जो कि आपके EMRS एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये मॉडल पेपर TGT के लिए भी हेल्पफुल है जिन लोगों ने EMR से TGT बायोलॉजी का फॉर्म फिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने मॉडल पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर सेकेंड, मॉडल पेपर थर्ड को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली इन मॉडल पेपर्स को आप सॉल्व करें। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चंस EMRS विद्यालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया गया है। सो आप इन मॉडल्स पेपर को ज़रूर सॉल्व करें और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आपको उन स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है जो रॉन्ग हैं। इस तरीके एलिमिनेट करते हुए आपको अपने करेक्ट आंसर पर पहुंचना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर विजिबल टू ह्यूमन आई, स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फैमिली, study of organism that are not visible to naked eye, study of microscope. So very easy. Correct answer option number C. Study of organism that are not visible to naked eye, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं जो कि उनका फूड है। साइनोबैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, ओनली वायरसेस, साइनोबैक्टीरिया या फिर फंजाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये लाइट को एज अ एनर्जी यूज़ करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये फार लाइट को यूज़ करते हैं जो कि आपकी 720 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि जो प्लांट्स हैं वो विजिबल लाइट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो विजिबल लाइट्स को यूज़ करते हैं जो कि आपका 480 nm से 680 nm के बीच की लाइट होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड। जब हम किसी भी स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उस समय कौन सा लेंस फोकसिंग करता है लाइट रेज पे? कंडेंसर लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर आई पीसेस लेंस। चलिए आंसर करिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
कंडेंसर लेंस जो है ये हम जब किसी स्पेसिमेंस को देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो ये लाइट रेस को उस पर फोकस कराता है। करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का अप्रोक्सीमेट साइज क्या होता है? 1 mm इन डायामीटर, 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, 2 mm इन डायामीटर, 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सभी को पता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल का नॉर्मली। लेकिन अगर हम डायलिस्टर बैक्टीरिया की बात करें जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, इसका डायमीटर कितना होता है? 0.03 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर बैक्टीरिया है जिसका डायमीटर 0.03 माइक्रोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है? ट्रिपोनिमा, बोरेलिया, स्पायरोचीटा, क्रिस्टी स्पायरा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बोरेलिया बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के क्लास स्पायरोचीटी से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लास स्पायरोचीटा से बिलोंग करता है जो कि एक माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज अ पैथोजेनिक एल्गी फॉर ह्यूमन्स। कौन सी एल्गी पैथोजेनिक है ह्यूमन्स के लिए? सिफेलियोरस, अकेंथोपेल्टिस, क्लोरेला या फिर प्रोटोथीका। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोटोथीका एक ह्यूमन पैथोजेनिक एल्गी है, जबकि सिफेलियोरस जो है ये टी की लीव्स में डिजीज़ को कॉज करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, टी की लीव से रिलेटेड डिजीज़ अगर पूछी जाए तो ये सिफेल्यूरोस एल्गी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज इज डिग्रेडेड टू सेल्लोबायोस बाय द एंजाइम। जो सेल्यूलोज है इससे हम डिग्रेड कर सकते हैं सेल्लोबायोज में। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में जब हम किसी भी सेल की ग्राइंडिंग करते हैं, है ना, तो जो प्लांट सेल की अगर ग्राइंडिंग करनी है तो प्लांट के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज, है ना। तो पहले हमें उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा सॉरी प्लीज़। तो हमें उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, दैट मीन्स सेलुलोज को डिग्रेड करना पड़ेगा। तो सेलुलोज डिग्रेड किस में हो जाता है? सेल्लोबायोज में। तो हम ये किस एंजाइम की हेल्प से करते हैं? सेलुलोज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, हेक्सोकाइनेज से, या फिर बीटा ग्लूकोसाइडेज से, या फिर सेलुलेज से। चलिए आंसर करें। अच्छा है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलुलेज एंजाइम को हम यूज़ करते हैं सेलुलोज को सेल्लोबायोज में डिग्रेड करने के लिए। जो सेल्लोबायोज है ये ग्लूकोज की 2 यूनिट से बना होता है। ठीक है, एंड जो सेलुलोज है ये ग्लूकोज का ही होमोपॉलीमर है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल प्रोटीन्स। इनमें से हम किस यीस्ट को माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं? जो ईस्ट सेल होती हैं उन्हें हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उनसे हम माइक्रोबियल प्रोटीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो हम किस ईस्ट को यूज़ करते हैं? एरिथ्रोथियम एसबी, कैंडिडा यूटिलिस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी या फिर कैंडिडा मेलेरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैंडिडा यूटिलिस को हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि एक ये ईस्ट है। और ईस्ट कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर हैं। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर हैं और ये नॉन माइसीलियम होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ईस्ट है ये किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है, किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है और ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन माइसीलियम या विदाउट माइसीलियम यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है? तो वो होती है आपकी ईस्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक्रीडीन ऑरेंज इज व्हिच टाइप ऑफ म्यूटाजन? जो एक्रीडाइन ऑरेंज है, एक्रीडाइन ऑरेंज ये एक म्यूटाजन है जो कि डीएनए में म्यूटेशन को कॉज करता है। तो ये केमिकल किस टाइप का है? ये म्यूटाजन क्या है? केमिकल कंपाउंड्स हैं, ट्रांसपोजन्स हैं, बेस एनालॉग हैं या फिर इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोजन्स टाइप का ये म्यूटाजन है, जिसे जीन अपने एक स्थान से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि म्यूटेशन काज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन टिकोइक एसिड? टिकोइक एसिड्स क्या है? तो आप जानते हैं जो टिकोइक एसिड्स है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो टिकोइक एसिड्स क्या है? ग्लिसरॉल रेसिड्यूस है, रेविटॉल रेसिड्यूस है या फिर रेविटॉल और ग्लाइसरॉल रेसिड्यूस है या फिर ग्लूकोज रेसिड्यूस है। तो हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरियल सेल है इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पेप्टाइड के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है? दैट इज ग्लूकोज। तो प्रोटीन, ठीक है, प्लस ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के पॉलीमर्स होते हैं। नैग एंड नैम के ये पॉलीमर्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है? बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रेविटॉल या फिर ग्लाइसरॉल ये रेसिड्यूस होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंडोन्यूक्लियस रिफर्स टू कटिंग द डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम। जो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए स्ट्रैंड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करते हैं। ठीक है, इंडोन्यूक्लियस हैं। तो ये डीएनए स्ट्रैंड को कहाँ से कट करते हैं? ओनली विथ इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नॉट एट द एंड ऑफ द चेन या फिर एनीवेयर इन द चेन या फिर एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द चेन। तो इंडो है ना, यानी कि ये कहाँ से? ओनली विथ इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को कट करेंगे, लेकिन ये इंड से कट नहीं करेंगे। जो डीएनए को इंड से कट करते हैं वो एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर देयर?
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है? 2, 1, 3 या फिर 4? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। आफ्टर क्लीविंग द सीक्वेंस, कोई एंजाइम्स है जिसने डीएनए सीक्वेंस को कट कर दिया है। द नेचर ऑफ द एंड्स क्रिएटेड बाय द टाइप सेकेंड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टाइप सेकेंड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो ये इंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये इंड जो प्रोड्यूस करेगा वो इंड कैसे होंगे? तो इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कट करेगा, है ना। द इंड्स क्रिएटेड आर ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड, द इंड्स क्रिएटेड आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, either the ends are single stranded or they double stranded, one end is single stranded and one end is a double stranded। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो टाइप सेकेंड इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी कट कर सकता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को भी कट कर सकता है। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। आपके पास कोई डीएनए है जिसका आपको डीएनए की कॉपीज बढ़ाना है, ठीक है, तो आपके पास डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसे आप इंजाइमेटिक प्रोसेस को यूज़ करके उसे आप एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ट्रांसलेशन या फिर माइक्रो एराइसिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लीफिकेशन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस की आपके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का डीएनए है जिसकी आप कॉपीज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसको आप एम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं और एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू। तो इसे हम इस प्रोसेस को तो हम एम्प्लीफिकेशन ही कहेंगे, बट ये टेक्निक क्या है? ये आपकी टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। दीज आर स्टेप्स टेकन इन कैरिंग आउट द पीसीआर रिएक्शन। पीसीआर रिएक्शन के दौरान आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। एक सीक्वेंस में पीसीआर टेक्निक्स या मेथड्स को यूज़ किया जाता है, तो उन स्टेप्स को आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। आपको पीसीआर मेथड्स को कहाँ से यूज़ करेंगे और सबसे लास्ट में कौन सी आपकी मेथड रहेगी। अटैचिंग ऑफ प्राइमर्स बाय कूलिंग, डीनेचुरेशन ऑफ स्टैंड्स, डीएनए सिंथेसिस एंड हीटिंग। चलिए आप आंसर करने की कोशिश करिए। पीसीआर टेक्निक को किसने इन्वेंटेड किया था? तो ये थे आपके कैरी मुलिस, ठीक है, कैरी मुलिस। तो इस टेक्निक में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो डीएनए प्रेजेंट है उससे हम हीट करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो सके? डीनेचर हो सके। तो स्ट्रैंड सब क्या हो जाएंगे? डीनेचर। तो डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। उसके बाद प्राइमर्स को यूज़ करेंगे और उसे कूल करेंगे, ठीक है, प्राइमर को अटैच करके फिर हम उसकी कूलिंग करेंगे। उसके बाद क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा, यानी कि जो डीएनए की स्ट्रैंड हमने लिया था, जो डीएनए लिया था उसकी कॉपीज एम्प्लीफाई होंगी। तो करेक्ट क्या हो गया आपका? 4th
सेकेंड एंड फर्स्ट, और सबसे लास्ट में आपका थर्ड आएगा। तो सबसे लास्ट में थर्ड आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट इन टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जिसको हम पीसीआर टेक्निक में यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम को हम थर्मस इक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकालते हैं, जो कि एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। तो टैग पॉलीमरेज बैक्टीरिया के पास इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है? 5 to 3 प्राइम पॉलीमरेज, 5 to 3 डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बोथ 5 to 3 प्राइम पॉलीमरेज एंड 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस। चलिए आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कॉमनली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लाइगेशन रिएक्शन। लाइगेशन जब हमें डीएनए को ज्वाइन करना होता है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड को यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हमें ज्वाइन करना होता है, गैप फिलिंग करनी होती है, तब हम वहाँ पर कौन से एंजाइम्स को यूज़ करते हैं? ट्रांसफरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लाइगेज या फिर डीएनएस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हैं लाइगेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डीएनए पोर्शन टू अनदर। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो डीएनए के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर जंप कर जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस किस एंजाइम्स के थ्रू होती है? या इन्हीं को हम ट्रांसपोजन भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम ट्रांसपोजन भी कहते हैं। बारबरा मैकलिंटॉक ने इसे मेज में डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर हम किस एंजाइम्स को यूज़ करेंगे ये आपको बताना है। लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसपोजेस या फिर इंडोन्यूक्लिएजेस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोजेस एंजाइम को यूज़ करेंगे। एंजाइम्स को 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, जिनके आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम एंड हाइड्रोलेजेस एंजाइम। इसके बाद आपका आता है लाइजेज एंजाइम, ठीक है, जो कि लाइसिस करवाएगा, एंड आइसोमरेज एंजाइम, और इसके बाद आपका लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेज। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेजेस एंजाइम, लाइजेजेस एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम्स की ये 6 क्लास हैं, जिन्हें आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। अदर एग्जाम्स में कई बार ये रिपीट होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए
के बैंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के बैंड्स को सेपरेट करते हैं इस तरीके से, तो हम ये जो बैंड्स हैं, ठीक है, ये बैंड्स किसके बेस पर सेपरेट होते हैं? बेस्ड ऑन चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वेदर डीएनए और आरएनए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये अपने साइज के बेसिस पर सेपरेट होते हैं, ठीक है। जो साइज जितना छोटा होगा वो साइज उतनी ही जल्दी नीचे आ जाएगा, जो साइज जितना बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल में ये अपने साइज के बेसिस पर सेपरेट होते हैं, ना कि चार्ज के बेसिस पर, ठीक है। चार्ज हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, चार्ज को हम यूज़ करते हैं, बट वो हम मीडियम प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टेकिंग अप ऑफ प्लाज्मिड डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मिड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। जो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं अपनी डिज़ायर्ड जीन या प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है प्लाज्मिड के रिगार्डिंग, देयर आर मोर चांसेस ऑफ having two plasmid in a single cell. There are more chances of having single plasmid one cell. Uptake up to two plasmid is possible but not more than that. Both are taken up with the same efficiency. So correct answer that is ऑप्शन नंबर बी। एक बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है, मोस्टली, तो मोर चांसेस होते हैं सिंगल प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल में होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीनोमिक डीएनए हैज़ बीन इंजर्टेड इंस्टीड ऑफ द प्लाज्मिड, अगर हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? व्हाट इज हैपन? इट वुड लीड टू इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जेड जीन, द एक्स गैल सबस्ट्रेट वुड बी ब्रोकन डाउन, द कॉलोनीज फॉर्मेड आर ब्लू इन कलर, द लैक जेड जीन वुड बी इंटैक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1839 मैथियस स्लाइडन एंड थियोडोर सॉन discovered that trypsin could be used for degradation of matrix protein। जो स्लाइडन एंड थियोडोर सॉन थे, इन्होंने ट्रैप्सिन की डिस्कवरी की थी, जिससे हम प्रोटीन के मैट्रिक्स को, ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट है उस प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बात क्या ट्रू है या फिर फॉल्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। एंड इसके साथ साथ जो स्लाइडन एंड सॉन थे, इन्होंने सेल थ्योरी भी दी थी, ठीक है, तो इन्होंने मोस्टली प्लांट सेल पे वर्क किया था एज वेल एज एनिमल सेल। तो याद रखना, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसको किसने प्रपोज किया था? तो वो थे आपके स्लाइडन एंड सॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज टिश्यू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्चुअलाइज्ड? टिश्यू इंजीनियरिंग का सबसे फर्स्ट टाइम कब कॉन्सेप्ट दिया गया था? 1933, 1916 में, या फिर
1865 में या फिर 1890 में? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1933 में टिश्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। एक साइंटिस्ट कम्युनिटी ने ये वर्क किया था। हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ सेल कल्चर? सेल कल्चर टेक्निक किसने इन्वेंटेड किया था? एलेक्सिस कॉरेल ने, रॉबर्ट हुक, जॉर्ज मेंडल ने या फिर चार्ल्स वैकेंटी ने? चार्ल्स वैकेंटी ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एलेक्स कॉरेल ने सेल कल्चर टेक्निक को इन्वेंटेड किया था। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर्स आर दोज विच आर ह्यूमन मेड पॉलीमर्स? इनमें से कौन सा ह्यूमन पॉलीमर्स है? ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड पॉलीमर्स है? हाइड्रोजेल, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल या फिर सिंथेटिक? तो जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ये मैन मेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर समटाइम्स रिफर्ड एज? सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम और क्या कहते हैं? तो हम इन्हें प्लास्टिक्स भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? पेट्रोलियम, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम के बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर? इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है? पॉलीलैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रॉन, काइटिन या फिर एमाइलोस? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉलीलैक्टिक एसिड जो है ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू ट्रांसफर टीडीएनए? ट्रांसफर टीडीएनए किस ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, हाइग्रोस्कोपियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, साल्मोनेला टाइफी, एस्चेरिचिया कोलाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का जो डीएनए है इसे हम टीडीएनए कहते हैं, जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ये क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, याद रखना क्राउन गॉल डिजीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड इज सुइटेबल फॉर? जो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड्स है, जीन ट्रांसफ़र करने की एक टेक्निक है, ये किस टाइप्स की सेल के लिए सुइटेबल होती है? डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विथ वेक्टर्स या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में जब हमें जीन को ट्रांसफर करना होता है तो हम बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड्स को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ पर इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर इसे कट करते हैं। तो वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ये आपका गाट होता है। ठीक है, GAATC, जो कि आपका 5 डायरेक्शन तो 3 डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसी का अपोजिट आप बना लेंगे। C का आपका G हो जाएगा, T का आपका हो जाएगा जो A। ठीक है, एंड T और इसका T, फिर इसका आपका C। ठीक है, तो इसको इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे
ठीक है, और ये आपका 3 to 5 प्राइम है, तो इसको आप इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आपको GAAT सीक्वेंस कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आपसे एग्जाम में पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PBr322 वेक्टर्स। जो PBr322 वेक्टर्स है, इसे हम प्लाज्मिड की तरह यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो आपको इसके रिगार्डिंग में इनकरेक्ट बताना है या नॉट करेक्ट बताना है। इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर constructed in 1977 by वोलिवर एंड रोड्रीगेस। तो इसमें जो प्लाज्मिड में जो आपका बी और आर है, ये है आपका वोलिवर एंड आर मीन्स आपका रोड्रीगेस, जो कि 1977 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या है? फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था। नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड versatile and easily manipulated vector. It has 2 antibiotic resistant genes, TET and ampicillin. ठीक है, TET and ampicillin. It does not have restriction site for SAL1. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि जो PBr322 वेक्टर है, इसके पास एम्पिसिलिन की भी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, टेट की भी होती है, इसके साथ साथ SAL1 की भी होती है। ठीक है, और आपकी BAM-H की भी होती है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर SAL1, तो ये बात गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉली वॉज मेड यूजिंग। डॉली शिप थी एक, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से बनाया गया था, क्लोन किया गया था। तो डॉली क्या है? एक शिप है ना, भेड़ है। तो इसको कैसे, किस मेथड्स को यूज़ करके क्लोन किया गया था? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, लाइपोसोम मीडिएट टेक्निक, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, या फिर नन ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया था। इसकी मेथड्स को आप एक बार समझ लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या हुआ था? एक शिप को लिया गया था। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, ए शिप थी फीमेल और एक बी शिप थी फीमेल। ठीक है, ए एंड बी 2 फीमेल शिप ली गई, और जो ए फीमेल शिप थी, इससे की बॉडी से सोमैटिक सेल्स को निकाला गया, और जो बी फीमेल शिप थी, इससे एग सेल को ले लिया गया। उसके बाद क्या किया? जो सोमैटिक सेल लिया था, ठीक है, बॉडी सेल जो थी, उससे उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड जो न्यूक्लियस में जो एग सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था, उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एग सेल से डीएनए को रिमूव कर दिया था। अब जो एग सेल थी, उसके अंदर सोमैटिक सेल के डीएनए को फ्यूज़ करा दिया गया। फ्यूज़ कराने के बाद इसको डेवलप करने दिया गया। ठीक है, इस एग सेल को डेवलप करने दिया। फ्यूज्ड सेल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो व्हिच इज़ प्लेस्ड इन यूट्रस ऑफ फॉस्टर मदर, यानी कि सैरोगेट मदर में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। सैरोगेट मदर के यूट्रस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, फिर डेवलप होने दिया। तो जो सैरोगेट मदर थी, वो अदर दूसरी शिप ले लिया, जिसे यहाँ पर शिप सी से बताया गया है। तो उसके यूट्रस में इसे डेवलप होने दिया गया, और इससे एक फर्दर बेबी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लैम्ब शिप का फॉर्मेशन
हुआ, जो कि उसने काफ़ी समय तक सर्वाइव किया था और इसने भी एक बेबी प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये थी आपकी डॉली शिप, इसी का नाम रखा गया था डॉली शिप। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which of these is used as vector in gene therapy for SCID? SCID डिजीज़ में जीन थेरेपी की गई, उसको जीन थेरेपी के थ्रू ठीक किया गया था। तो किस वेक्टर को यूज़ किया गया था? अर्बो वायरस वेक्टर को, रोटे वायरस को, इंटेरो वायरस को, या फिर रिट्रो वायरस को, या फिर नॉट अटेम्प्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। रिट्रो वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ किया गया था स्किड डिजीज़ की थेरेपी में। स्किड डिजीज़ को जीन थेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, आप स्किड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। स्किड रिफर्स टू, स्किड मीन्स क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जो कि एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी से हो जाता है। एडीए एंजाइम्स क्या है? एडिनोसिन डाइअमीनेज एंजाइम, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द फर्स्ट क्लिनिकल gene therapy was done in 1992, a 4 years old girl for treatment of EDA deficiency। एक 4 years की गर्ल्स थी जो कि स्किड डिजीज से सफ़र कर रही थी, यानी कि उसकी बॉडी में एडिनोसिन डाइअमीनेज एंजाइम या एंजाइम्स को बनाने वाली जीन एब्सेंट थी या डिफ़ॉल्ट थी। एडिनोसिन डाइअमीनेज एंजाइम टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो जो गर्ल्स स्किड डिजीज़ से सफ़र कर रही थी, उसकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, जिससे उसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गया था। इसको सबसे फर्स्ट टाइम जब क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई तो ये 1990 में इसे ट्रीट किया गया था और ये सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी कब हुई थी, तो 1999 में, ठीक है, 1990 में हैंड स्किड डिजीज़ को ट्रीट किया गया था। क्लियर? और आपको एडीए का भी फुल फॉर्म याद रखना है, एडिनोसिन डाइअमीनेज एंजाइम, जो कि लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ह्यूमुलिन, बायो फर्टिलाइजर, या ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हम ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ह्यूमुलिन को ऑब्टेन किया गया था, जो कि एक टाइप की इंसुलिन है, एंड हम कई तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सभी प्रोडक्ट किसके हैं? बायोटेक्नोलॉजी के। सो गाइस, आज की सेशन के ये थे 35 क्वेश्चंस, जो कि आई होप आपने सारी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एंड हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।